नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक आप लोगों के लिए और इसका नाम है आदि दुनिया और पूरा आसमान। और इसके रचिता हैं ब्रह्मदत्त शर्मा जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। जैसा कि शीर्षक से मालूम होता है कि यह स्त्री सशक्तिकरण पर केंद्रित उपन्यास है। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैग में 2024 में प्रकाशित हुआ यह उपन्यास। पृष्ठ 268, मूल्य 350 रुपये और ये आया है शिवना प्रकाशन, सीहोर, मध्य प्रदेश से। परिचय ब्रह्मदत्त जी का सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, 8 जून को जन्मे हैं। इत्तफाकन मेरा जन्मदिन भी 8 जून को आता है, ये समानता है। और अब मैं बात करूंगी इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ झीवण हेड़ी, जिला यमुनानगर, हरियाणा में, और जगाधरी यमुनानगर निवासी हैं ये। इन्होंने MA अंग्रेजी और BEd किया है। 3 कहानी संग्रह और 2 उपन्यास आ चुके हैं। अध्यापन शिक्षा विभाग हरियाणा में करते हैं। कहानी संग्रह पीठासीन अधिकारी को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ कृति सम्मान मिला था और इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया अपनी बेटी अंशुल को। समीक्षा की बात करती हूँ, इसके 14 भाग हैं, जिसके अंतर्गत हरियाणा के फतेहगढ़ गांव की लड़की किरण महमूदपुर गांव में ब्याही जाती है, जो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन जैसा कि होता है माँ बाप पढ़ाई छुड़वा कर उसका ब्याह कर देते हैं और उसकी इच्छा के विरुद्ध। ससुराल दकियानुसी जैसा होता ही है। अब पहली पुत्री हो जाती है, सभी स्वागत करते हैं, लेकिन जब दूसरी पुत्री होती है तो ससुराल वालों के मुंह बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें बेटा होने की उम्मीद थी और ससुराल वालों का रूखा व्यवहार हो जाता है। उन्होंने जबकि अल्ट्रासाउंड भी कराया था, चोरी छिपे आज भी होता है गांव में। तो किरण ने मना किया था अल्ट्रासाउंड के लिए, लेकिन उसकी नहीं चली। उसके बाद छोटी बच्ची होने के बाद, वो 2.5 महीने की थी, उसके बाद उसने बोला कि मुझे वापस अपनी टीचिंग की नौकरी पर जाना है। पहले तो घर वालों ने मना किया, लेकिन उसने जिद की तो उसे जाने दिया गया। सब कुछ ससुराल वालों पर निर्भर करता है, आप जानते हैं। उसके बाद उसने बहुत मुश्किल से ये वो नौकरी भी करती रही, घर भी संभालती रही और सास नंदों का मानसिक अत्याचार सहती रही। बाद में पति भी बिगड़ गया, क्योंकि पूरे गांव में एक ऐसा ही माहौल होता कि पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। इतनी बड़ी जमीन जायदाद को कौन देखेगा। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि कितने बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके वंश खत्म हो गए तो हम लोग किस खेत की मूली, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमारी जमीन जायदाद किसके पास जाती है। अगर 2 लड़कियां हैं तो दोनों में बांट दीजिए। आजकल तो आपको पता ही है, सभी समान है। तो इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है कि उसके बाद देखिएगा कितनी जोखिम उठाकर अपनी सेहत को दरकिनार करते हुए स्त्रियों को मजबूर किया जाता है गर्भपात करने पर। और आज भी चोरी छिपे अल्ट्रासाउंड होते हैं। डॉक्टरों के लालच की इंतहा देखिए, इसमें सब बताया गया है। उसके बाद इसके अंदर ये बताया कि बाद में वो 2 बच्चियां हो जाती हैं, फिर दबाव डालते हैं, 2 उसके गर्भपात कराते हैं ससुराल वाले। उसके बाद वो परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, और जब पति भी ड्रिंक करके आता है, उस पर हाथ छोड़ता है, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करती। सच में क्यों बर्दाश्त करना, किसी की मारपीट को क्यों सहना। ये स्त्री सशक्तिकरण के की दिशा में एक इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया है ब्रह्मदत्त जी ने उपन्यास लिखकर। और इसमें यह भी बताया कि बाद में जो उसकी बचपन की सहेली मनीषा होती है, वो MBA करके मुंबई चली जाती है और MNC में काम करती है, आज़ाद है, लेकिन उसकी भी पर्सनल लाइफ वहाँ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। बाद में डिवोर्स के बाद वो दूसरी शादी करना चाहती है। ये एक अलग कहानी है, क्योंकि इसके अंदर एक कहानी की इस उपन्यास में कथानक के साथ 2-3 उपकथाएं और भी आई हैं इसमें। लेकिन ऐसे एक दूसरी लड़की थी, उसकी शादी हो जाती है, उसके ससुराल वाले भी लड़का पैदा करने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन वो बाद में परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। देखिए 2 रास्ते हैं। ब्रह्मदत्त जी ने यही बताया है कि मुझे लगता है प्रत्येक मनुष्य के सामने 2 रास्ते होते हैं, लेकिन पुरुषों को थोड़ी ज़्यादा छूट मिलती है, उनको थोड़ा सहयोग ज़्यादा मिलता है, परिवार वालों का सहयोग आता है। लेकिन लड़कियों के मामले में उल्टा है, ऐसा लड़कियों को सहयोग नहीं मिलता, उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है पुरुषों के मुकाबले में। और ये आज की बात नहीं, सदियों से है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सब समान है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं,
उनको आईना दिखाया ब्रह्मदत्त जी ने इस उपन्यास के माध्यम से कि अभी भी लड़का और लड़की उनके साथ फर्क किया जाता है, उनके पालने में अंतर किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट व्यवहार जो होता है समाज का वो अलग है दोनों के प्रति। ये सब बताया है इसके अंदर। इसमें मोड़ तब आता है जब वो मनीषा, उसकी सहेली जिसकी बचपन में कभी किरण ने मदद की थी, इसको अपने मुंबई बुलाती है, वहां इसको सहारा देती है, इसको इसकी सोच को बदलती है। वो कहती है कि टीचिंग तुम यहाँ करो, ढूंढो नौकरी, कि तुम घर से ससुराल छोड़ कर आई हो, कोशिश करो। लेकिन उसको वहाँ टीचिंग की नौकरी नहीं मिलती, तो वो इसका सोच बदलती है कि सोचो तुम क्या बनना चाहती हो। देखिए दोस्तों, जिंदगी एक है और हर किसी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, लेकिन समाज का भला जिसमें हो वही। अब आप कहेंगे कि उल्टे सीधे रास्ते अपनाकर जीने का अधिकार है, तो नहीं, क्योंकि समाज का भला नहीं है इसमें। जिस चीज में समाज का हित हो उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसमें किरण ने वही किया, सहेली की बात मानी और आईएएस की कोचिंग ली। ससुराल वालों के विरोध के बावजूद ससुराल वाले इसके पास आए कि घर चल, इसने मना किया। समय देना चाहिए, लड़की को पूरा अधिकार है। लेकिन मैं फिर कहूंगी इसके अंदर एक समस्या अभी भी रही कि बेटियों को कौन देखेगा पीछे, या तो सास देखे, यानी बच्चों की दादी देखे, या नानी देखे। क्योंकि जो पढ़ लिख गई हैं लड़कियां, उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों को देखने का। तो उसके बाद दूसरी तरह की समस्याएं आती हैं। अगर एक लड़की बन गई जो नौकरी करती है, उनके अलग संघर्ष होते हैं सुबह से शाम तक, ये सभी जानते हैं। पर समस्या फिर उसके बाद दूसरी उत्पन्न हो जाती है कि बच्चों की देखभाल कौन करे। एक पुरुष देखभाल करता है, सहयोग करता है, पुरुष को सहयोग करना चाहिए। घर वाले भी कब सहयोग करेंगे, जब स्त्री अपना कमाया हुआ धन कुछ उनके हाथ में रखेगी। उससे भी बड़ी बात, उनको सम्मान देगी, सहयोग देगी। जहां लड़की ने तेवर उल्टे दिखाए, घमंड दिखाया कि मैं तो आईएएस हूं, मैं ये हूं, वहां फिर ससुराल वाले सहयोग नहीं करते। वहां कोई क्यों पालेगा उनकी लड़कियों को। तो यहां भी लड़कियों को सोच समझ कर कदम उठाना होगा। ये बात अभी इसमें उपन्यास में नहीं बताई गई, क्योंकि उपन्यास वहीं तक खत्म हो गया, सुखांत है। तो ये भी एक मुद्दा उठता है कि जो लड़कियां पढ़ लिख जाती, आत्मनिर्भर हो जाती, उनके संतान को पालने की जिम्मेदारी किसकी है। और इसके बाद जैसा कि बताया, इसमें यह भी एक बड़ा अच्छा मुद्दा बताया, इन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा की है कि आईएएस की जो कोचिंग होती है वो हिंदी माध्यम से कैसे करें, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि है किरण का, वो हिंदी में उसका माहिर है। आजकल तो हो चुका है ये कि हिंदी में कोचिंग दी जाती है, इसमें यही बताया है। और हिंदी मीडियम से वो उसने प्रथम रैंक पाया किरण ने, और ऑल इंडिया में 8वां स्थान। तो उसकी सखी, एक तो उसकी सखी का बड़ा अच्छा इसमें सहयोग था। उससे भी बढ़कर शुरुआत में जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो उसकी अर्थशास्त्र की एक मैडम थी, उन्होंने ही इन बच्चियों के मन में बीज डाला था कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। बाद में उसे वो मैडम भी मिलती है, सुनिधि मैडम। तो इसमें ब्रह्मदत्त जी ने अबॉर्शन प्रक्रिया में कैसा दर्द सहना पड़ता है, स्त्री का शरीर खराब हो जाता है, और गोया स्त्री ना होकर एक एक्सपेरिमेंट करने वाली एक जमीन हो गई, इसकी भर्त्सना की गई है। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में चर्चा की है इन्होंने। और मुंबई और गोवा, इन दोनों, मुंबई गोवा और गांव, इन दोनों का तुलनात्मक एक तरह से अध्ययन भी हुआ इसके अंदर कि वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ लड़कियाँ कितनी आत्मनिर्भर हैं, यहाँ नहीं है। वहाँ और तरह की प्रॉब्लम्स हैं लड़कियों को, यहाँ और तरह की हैं। देखिए, संघर्ष और ये समस्याएं, ये लड़कियाँ कहीं की भी हों, किसी देश की हों, किसी पृष्ठभूमि की हों, उनका संघर्ष आज भी जारी है। क्योंकि आज भी उनको यही माना जाता है कि उनकी इच्छाओं को सर्वोपरि नहीं रखा जाता। उनसे उम्मीद की जाती है त्याग की, समर्पण की, प्रेम की। अरे उनसे उम्मीद करिए तो उन्हें भी तो दीजिए ना, उन्हें भी तो सहयोग चाहिए, उन्हें भी तो स्नेह चाहिए। ये सब बातें कौन बताएगा। इसमें बताया है कि जो गांव में शिक्षा का अभाव है, मद्यपान की समस्या है, पंडितों का चक्कर है, कुंडली दोष, वंश वारिस, क्या होगा जायदाद का, ये गांव में ही नहीं है, शहरों में भी यही बताया है। और बताया कि गांव में आजकल सरकारी अध्यापक के लिए लाखों उम्मीदवार हैं, सरकारी नौकरियों के लिए मैं तो कहती हूँ लाखों उम्मीदवार हैं।
और इसमें कुछ रीति रिवाज बताएंगे, जैसे जिन औरतों के बेटा नहीं होता उन्हें थोड़ा सा दूसरी नज़र से देखते हैं, कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, जैसे बेटा ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है, सोच को तो बदलना ही है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है, इस उपन्यास में बताया गया है। और इसमें ब्रह्मदत्त जी ने स्त्री स्वतंत्रता की भी पखिया खूब उधेड़ी है इसके अंदर। और जो लोग कहते हैं स्त्री पुरुष समान है, उन्हें भी सच्चाई के आईने के सामने खड़ा कर दिया लेखक ने। बहुत बारीकी से लड़कियों के मन की थाह को शब्दों में बांधा है इन्होंने। स्त्री विमर्श की क्या समस्याएं होती हैं, क्या कठिनाइयां होती हैं, ये सब कथानक के माध्यम से बताया है। भाषा सरल है, छिटपुट शब्द अशुद्ध हैं वो हो जाते हैं। परिश्रम है इसमें दिखा है उनका। उद्देश्य सफल हुआ इस उपन्यास का। कथोपकथन पात्रानुकूल हैं, ग्रामीण अंचलों के जनजीवन की झांकी दिखलाई है। और दोनों में जो महानगर में जो लोग रहते हैं उनकी सोच और गांव के लोगों की सोच में जो अंतर है वो बताया है। ईमानदार प्रयास की राह कांटों भरी होती है ये बताया है, पर मंजिल मनचाही मिल जाती है ये भी बताया है। सकारात्मक सोच, सच्चे सहयोगी ही सफल जीवन की जरूरत है, इसका ये निचोड़ निकला इस उपन्यास का। तो दोस्तों ये उपन्यास एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में। तो आप इसको खरीद कर पढ़िए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोगों को अपनी सोच को बदलने की आज भी ज़रूरत है। तो हाँ, मैं इसके अंदर से कुछ पढ़ना चाहूँगी, 2-4 पंक्तियाँ छूट गई, बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है। किरण को ताज्जुब के साथ साथ दुख भी हुआ, टेस्ट की आड़ में कैसे कैसे गुनाह और पाप हो रहे हैं। इंसान चंद रुपयों के लालच में कितना अंधा हो जाता है। फिर सांत्वना देने लगी, सचमुच बेहद गलत हुआ तुम्हारे साथ, यह अन्याय और कुफ्र है। यही है कुफ्र, गर्भपात करना। एक और इन्होंने लिखा है, कहते हैं कि हमारे हरियाणा में चंडीगढ़ पंचकुला सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे खुशहाल शहर हैं, लेकिन यहीं सबसे कम लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्याएं यहीं हो रही हैं। और दूसरी तरफ मेवात है जो राज्य का शायद सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला और साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला है, लेकिन वहाँ लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एक और भी इन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, 1 करोड़ कोख में मारा गया 1 करोड़ लड़कियों को पिछले 25 सालों में। इसने कहा है कि हम हिटलर को 60 लाख यहूदियों के नर्स संहार के लिए मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, लेकिन खुद क्या है। एक सवाल है ये कि अपनी करोड़ों बेटियों को कोख में कत्ल कर चुके हैं। सोचती हूँ कि यदि इन बेटियों के भ्रूण एक जगह इकट्ठे कर लिए जाएं तो शायद हिमालय पर्वत जितना ऊंचा ढेर लग जाए। यदि हमारे पास बर्फ का सबसे ऊंचा पर्वत है तो बच्चियों के भ्रूणों का उतना ही ऊंचा और शर्मसार करने वाला एक अदृश्य पर्वत भी है। फिर भी कहते हैं हमारा भारत महान। कटाक्ष व्यंजना है इसके अंदर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें, धन्यवाद।